नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 के साथ, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अपना उत्तर वैदिक काल, आर्थिक जीवन। इसके पहले 23 लेक्चर छोटे छोटे 10-10, 12-12 मिनट के 23 लेक्चर रिलीज हो चुके हैं दोस्तों। जाके लाइक देखिए उनको, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बहुत वैल्यू एडिशन होगा आपके अंदर। यदि आप तैयारी कर भी रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो भी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझना, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था दोस्तों कि लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, कृषि बढ़ गई थी, है ना, कृषि बढ़ गई थी, लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, पशुपालन गौण हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में भी जो है गुड़ाई मड़ाई इन सब का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में भी। और शतपथ ब्राह्मण में यह भी बोला गया था कि 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल की भी कहानी है ना। ये सारी चीजें शतपथ ब्राह्मण में बताई गई थी, जो कि उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। इसके बाद इससे क्या पता चलता है कि कृषि होने लगी थी, अर्थात लोगों में स्थायी जीवन आ चुका था। ऋग्वेद में केवल यव का उल्लेख है, यव अनाज का उल्लेख है ऋग्वेद में केवल। वहीं उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं, उड़द, मूंग आदि कई अनाजों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में केवल यव का मतलब जौ, यव से ही बना है यवन, ठीक है। तो यव का उल्लेख है। वही उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं, उड़द, मूंग आदि के कई अनाजों का उल्लेख भी मिला है। अतिरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा के अतिरंजी खेड़ा से चावल, गेहूं, जौ के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। और सीर हल के लिए प्रयुक्त शब्द है। करीश बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा करीश किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। सीर जो है वो हल के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर आप आज की डेट में कहीं राजस्व विभाग की अगर पुराना जो एक उनका डॉक्यूमेंट होता है पुराना जमीनों का, उसको बोलते हैं मिसल। तो मिसल में अगर कोई जमीन उस समय राजा या रियासत के पास थी तो वो जमीन में लिखा होता है छीर खास या सीर खास, इस तरीके से लिखा होता है दोस्तों, सीर खास। सीर खास, खास का मतलब होता है राजा और सीर का मतलब होता है हल वाली जमीन, मतलब जोते जाने वाली जमीन। तो कई जमीन के हेड्स में लिखा होता है, सरकारी भूमि ना लिख के क्या लिखा होता है, सीर खास। अर्थात उस समय वो राजा, रियासत, रजवाड़े की भूमि थी। खास व्यक्ति, उस खास मतलब राजा की सीर थी, वो राजा की हल के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि थी। तो ये नए राजस्व रिकॉर्ड में भी मतलब आपको ये जो पुरानी मिसल्स होती है, मिसल कहलाती है। जब आप एसडीएम वगैरह बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने सीर खास बताया था वो क्या था एग्जैक्टली, ठीक है। तो सीर हल के लिए प्रयुक्त शब्द है। कृषि बढ़ने के साथ साथ भूमि का महत्व भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली कृषि बढ़ेगी तो भूमि का महत्व बढ़ेगा, भूमि का महत्व बढ़ेगा तो लोग एक दूसरे से कुछ किनारा करने लगेंगे, कंपटीशन, प्रतियोगिता आएगी और निजता भी बढ़ने लगेगी, लोगों की इंडिविजुअलिटी बढ़ने लगेगी, न्यूक्लियरिटी बढ़ने लगेगी लोगों की, और कबीलाई मान्यताओं का पतन होने लगा। निजता बढ़ी, लोगों की व्यक्तिगतता बढ़ी तो कबीलाई मान्यताओं का पतन होने लगा, ठीक है दोस्तों। फिर चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड मतलब प्रिंटेड ग्रेवेयर, PGW एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, PGW चित्रित धूसर मृदभांड तथा उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, PGW और NBPW, ये दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं उत्तर वैदिक काल से। और ये मिट्टी के बर्तन होना क्या पुष्टि करते हैं, ये स्थायी जीवन की पुष्टि करते हैं। उत्तर वैदिक आर्य 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो उत्तर वैदिक आर्य जो है वो 4 प्रकार के मृदभांडों का उपयोग करते थे। लाल काला मृदभांड, लाल मृदभांड जो था वो सर्वाधिक प्रचलन में था। सर्वाधिक आम जनता जो होती थी वो लाल मिट्टी के बर्तनों को प्रेफर करती थी। एक है लाल काला, एक है सिर्फ लाल, और NBPW अभी पढ़ा है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर और प्रिंटेड ग्रे वेयर। तो प्रिंटेड ग्रे वेयर ये 4 प्रकार के हैं, लाल काला मृदभांड, लाल मृदभांड, NBPW और PGW। इसमें से दोस्तों जो PGW है, PGW जो है इसका उपयोग उच्च वर्ग के धनी लोग करते थे। प्रिंटेड ग्रेवेयर, आज भी आप देखते हैं बोन चाइना के बहुत सुंदर सुंदर से कप होते हैं जिनमें फ्लावर्स वगैरह बाहर से बने होते हैं
और जब कोई घर में विशेष मेहमान आता है तभी हम उनको निकालते हैं। तो वो प्रिंटेड ग्रे वेयर हैं, है ना। उस समय के भी उच्च वर्ग धनी वर्ग के लोग PGW का इस्तेमाल करते थे, तो ध्यान देंगे जरा, ठीक है। फिर पुरुष मेघ यज्ञ के विवेचन में कई व्यवसायों का उल्लेख हुआ है ना। पुरुष मेघ यज्ञ का जब विवेचन किया गया है तो उसमें कई सारे व्यवसायों का उल्लेख है। तक्षण, धातु शोधक, रथकार, चर्मकार और स्वर्णकार। तक्षण मतलब मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, तक्षक या तक्षण का मतलब होता है बढ़ई। धातु शोधक, रथकार, चर्मकार और स्वर्णकार, ठीक है। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शिल्पियों को क्या कहते थे? रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। जो ये सारे मैंने शिल्पकार बताए हैं, तक्षण, धातु शोधक, रथकार, चर्मकार, स्वर्णकार, इनमें से कुछ शिल्पियों को रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। जैसे कौन कौन है? तक्षण और रथकार, तक्षण को और रथकार को, ठीक है। और रत्निम कौन होते थे? रत्निम राजा के पदाधिकारी कहलाते थे, राजा के ऑफिसर्स कहलाते थे, रत्निम राजा के पदाधिकारी कहलाते थे। राजसूय यज्ञ के दौरान रत्न हविसी अनुष्ठान किया जाता था तथा राजा सभी रत्नियों के घर जाकर रत्न दान करता था। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा के राज्याभिषेक से रिलेटेड, राजकुमार का जब राज्याभिषेक होता था तो उसको राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। तो राजसूय यज्ञ के दौरान राजा जो है रत्न हविसी अनुष्ठान करता था और रत्न हविसी अनुष्ठान करके वो सारे अपने रत्नियों के घर जाकर उन्हें रत्न दान करता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है दोस्तों, ठीक है। फिर सूदखोर को ऋग्वेद में बेकनाट कहा गया है, बता चुका हूं। ऋग्वेद को जो ब्याज लेता था, ऋण के बदले ऋण देके ब्याज लेता था, उसको सूदखोर बोलते थे। तो ऋग्वेद में उसको बेकनाट कहा गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल के शतपथ ब्राह्मण में उसे कुसीदिन कहा गया है। जैसे अपन नहीं बोल देते हैं कुसद्दी है, ये बहुत कुसद्दी है, पनौती है, वैसे कुसीदिन है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया है? कुसीदिन, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? बेकनाट, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों। फिर उत्तर वैदिक काल में कुछ मुद्राएं तो आई, परंतु एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ। बार्टर सिस्टम ही बना रहा, बार्टर सिस्टम ही फेमस रहा। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको चावल चाहिए वो मछली देके चावल ले लो, इस तरीके से कुछ था। फिर उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल माप की विभिन्न इकाइयां थी। माप की, मापने की विभिन्न इकाइयां थी। कौन कौन सी? निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल, ठीक है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो एक स्वर्ण आभूषण था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न MPPSC वगैरह में, UPPCS में आ चुका है। उत्तर वैदिक काल में जो निष्क था वो क्या था? सॉरी, ये निष्क जो था ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो एक स्वर्ण आभूषण था। ये प्रश्न आ चुका है, निष्क एक स्वर्ण आभूषण था। रत्तिका और गुंजा बांट की दो छोटी इकाइयां थी। तो रत्ती तो आप जानते ही हैं, रत्तिका के साथ गुंजा, बांट मतलब तौलने की दो इकाइयां थी। शतमान चांदी की मुद्रा को भी कहा गया, शतमान मापन की भी इकाई है और शतमान चांदी की मुद्रा को भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ चुका है, ठीक है। शतमान जिसका मान 100 हो, ठीक है, तो शतमान, ठीक है। शायद एक सोने की मुद्रा में 100 चांदी की मुद्राएं होती होंगी, एक सोने की मुद्रा के बदले 100 चांदी की मुद्राएं होती होंगी, तो उसको शतमान बोला गया है। चांदी की मुद्रा है, ठीक है दोस्तों। और भाग, शुल्क, बलि इत्यादि कर राजा को दिए जाते थे कर के रूप में, है ना। इत्यादि राजा को कर के रूप में दिए जाते थे। और कर कैसा होता था? मुद्रा तो चलती नहीं थी, तो अनाज के रूप में दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न जो आए हैं वो आए हैं शतमान, निष्क, यहां से रत्निम से प्रश्न आया है, यव से प्रश्न आया है, NBPW, PGW से बहुत कठिन प्रश्न बने हैं IAS वगैरह में। तो अच्छे से समझते हुए पढ़िए, एक एक फैक्ट को ध्यान में रखिए, एक एक लॉजिक को डेवलप करिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपका बहुत स्नेह प्राप्त हो रहा है दोस्तों, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, अपनी मंजिल अपन को जरूर मिलेगी बहुत जल्दी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।